आयुष्मान आरोग्य मंदिर की एनकॉस की चेकलिस्ट में टोटल 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविज़न, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम। आज मैं आपको बताऊंगा इन्फेक्शन कंट्रोल में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और उनके आंसर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में वो होता है कि स्टाफ इज़ वर्किंग एज ए टीम टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ द फैसिलिटी। हमारी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की फैसिलिटी होती है, हमें उसमें एक पर्सन आइडेंटिफाई करना होता है जो सुपरवाइज़र बनता है। वो सारी की सारी साफ़ सफाई देखता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर। और जो भी हमारा स्टाफ होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, उसको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पता होनी चाहिए कि उसको क्या क्या काम करना है। उसके लिए हम एक लेटर बना लेंगे अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, तो और अच्छा रहेगा। फिर हमारा दूसरा चेक पॉइंट होता है चेक रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन। जो भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्टाफ होता है उन सभी की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। टेटनस साल में एक बार लगता है और हेपेटाइटिस बी की 016 की डोज होती है, उसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स में चेक किया जाता है। फिर हमारा चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी हैज़ सिस्टम टू मॉनिटर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिस। आपके अस्पताल में जो भी साफ़ सफाई होती है उसको मॉनिटर करने की चेकलिस्ट होनी चाहिए। आपको चेकलिस्ट का डिस्प्ले भी करना है और जो आपका हैंड हाइजीन ऑडिट होता है उसका भी आपको एक चेकलिस्ट अपने पास उसे भरनी होती है और अपने पास रखनी होती है। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है हैंड वॉशिंग फैसिलिटी आपके पास है या नहीं है। उसके लिए आपको एक वॉश बेसिन चाहिए जिसमें फंक्शनल ड्रेनेज सिस्टम हो, पाइप हो, पानी सही से आता हो, साबुन हो या लिक्विड हैंड वॉश हो आपके पास। डिस्प्ले होना चाहिए हैंड वॉशिंग का जहाँ पे आप हैंड वॉशिंग की वॉश बेसिन लगी हुई। पिक्टोरियल लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए हैंड वॉशिंग का डिस्प्ले। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है चेक वॉश बेसिन, टैप एंड रनिंग वाटर एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जो आपकी वॉश बेसिन है वो वाइड एंड डीप एनफ होनी चाहिए जिससे छींटें नहीं आनी चाहिए आपके ऊपर, और उसमें एल्बो ऑपरेटेड टैप होनी चाहिए, और जो पानी की सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, सही से पानी आना चाहिए। फिर हमारे चेक पॉइंट आता है चेक अवेलेबिलिटी ऑफ सोप एंड एल्कोहल हैंड रब फॉर आउटरीच। जैसे आप लोग आउटरीच सेशन करते हो, वेशेंडी करते हो, उसमें आपके पास एल्कोहल हैंड रब होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, जिस जैसे 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं उसमें अपने हाथ साफ करने के लिए। उसके बाद चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज ट्रेंड एंड अडेयर टू हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। आपको 6 स्टेप आने चाहिए हैंड वॉशिंग के। सुमन के आना चाहिए। सुमन में एस से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग आनी चाहिए आपको। पेशेंट को छूने से पहले हाथ धोने हैं, पेशेंट को छूने के बाद हाथ धोने हैं, कोई एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले हाथ धोने हैं, पेशेंट की सराउंडिंग टच करने के बाद हाथ धोने हैं, कोई बॉडी फ्लूइड एक्सपोज हो गया उसके बाद हाथ धोने हैं। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है चेक अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ पीपीई। आपके पास आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पीपीई की किट होनी चाहिए और उसको यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए। उसको डोनिंग और डॉफिंग भी आपको आना चाहिए। जितनी कंजम्पशन होती है आपको वो सारी की सारी पीपीई आपके पास होनी चाहिए, जिसमें ग्लव्स है, कैप है, मास्क है, चश्मा है, और आपके पास उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए कॉन्टीन्यूटी ऑफ सप्लाई का। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है कंप्लेंट्स टू करेक्ट मेथड ऑफ वियरिंग एंड रिमूविंग पीपी। डॉनिंग एंड डॉफिंग का सही मेथड आना चाहिए सीएचओ को। डॉनिंग के लिए सबसे पहले शू कवर, फिर एप्रिन, फिर हेड कैप, फिर मास्क, फिर चश्मा, फिर ग्लव्स। इसके उल्टा हम डॉफिंग करते हैं, पीपी को उतारते हैं। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एडेरेंस टू पर्सनल प्रोटेक्टिव किट फॉर इन्फेक्शियस पेशेंट, एचआईवी पेशेंट। अगर कोई आप किसी एचआईवी पेशेंट को या इन्फेक्शियस पेशेंट को जैसे हेपेटाइटिस बी को का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव किट होनी चाहिए उसके लिए। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ डिकंटेमिनेशन एंड क्लीनिंग एजेंट एट पॉइंट ऑफ यूज़। जो भी आपका जैसे ब्लीचिंग का पाउडर है या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है
उसकी आपके पास प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। CSC से आपको सब वो लेके रखना है अपने पास, जिससे आप उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है स्टाफ इज़ ट्रेन फॉर द डिकन्टेमिनेशन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर। स्टाफ को क्लोरीन सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। 0.5% जो क्लोरीन सॉल्यूशन बनता है उसमें 1 लीटर पानी में 3 चम्मच ब्लीचिंग के पाउडर के मिलाने होते हैं। 1% जो क्लोरीन का सॉल्यूशन बनता है उसमें 1 लीटर पानी में 6 चम्मच टीस्पून मिलाने होते हैं, तब जाके 1% क्लोरीन का सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है डिकन्टेमिनेशन एंड क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सर्फेसिस। इसका आंसर है ऑब्जर्व स्टाफ अबाउट द डिकन्टेमिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन विद 0.5% ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उसको डिकन्टेमिनेशन के लिए आपको 0.5% का क्लोरीन सॉल्यूशन बनाना है। उसमें 10 मिनट के लिए रखना होता है इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद उसको साबुन के पानी से साफ़ करना होता है। उसके बाद उसको प्लेन पानी से साफ़ करना होता है, प्लेन वाटर से। उसके बाद उसको बॉयलर हम करते हैं 20 मिनट के लिए, जब पानी उबलने लगता है। इसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। आपके पास इथाइल अल्कोहल होना चाहिए 70% में, ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होना चाहिए, और आपके पास बॉयलर और स्टेरिलाइज़र अवेलेबल होना चाहिए। बॉयलर मैंने आपको बता ही दिया, बॉयलिंग करते हैं हम 20 मिनट के लिए, जब पानी उबलने लगता है, बुलबुले उठने लगते हैं। उसमें जब कोई इंस्ट्रूमेंट हम नया डालते हैं तब से फिर दोबारा 20 मिनट काउंट करते हैं। और उसके बाद जो स्टेरिलाइज़र है आपका, जो आपका ऑटोक्लेव होता है, उसके लिए आपको पहले इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट करने होते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद साबुन के पानी से साफ़ करने होते हैं। उसके बाद प्लेन पानी से साफ़ करने होते हैं। उसके बाद आपको ऑटोक्लेव यूज़ करना होता है, जिसमें जो रैप आइटम है वो 30 मिनट के लिए रखने होते हैं, जो अनरैप आइटम है वो 20 मिनट के लिए रखने होते हैं। 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 15 से 20 LBS प्रेशर होता है। फिर चेक पॉइंट आता है स्टाफ एडेयर टू द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। स्टाफ को पता होना चाहिए HLD क्या होता है। HLD होता है हमारा हाई लेवल डिसइंफेक्शन। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर कोई भी विजिबल कंटामिनेशन या डिसइंफेक्ट लगा होना नहीं चाहिए। जो आपका स्टेरिलाइजेशन है, जो आप HLD है, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी जो लाइफ होती है, जो नई गाइडलाइन है, अगर कोई बॉक्स हमने ऑटोक्लेव करा, बॉक्स अगर ओपन नहीं करा तो उसकी लाइफ होती है 3 दिन, और अगर हमने ओपन कर लिया तो उसकी लाइफ होती है 24 घंटे। अगर ओपन कर लिया दोबारा, और 24 घंटे बाद दोबारा ऑटोक्लेव करना होता है। अगर ओपन नहीं करा तो 3 दिन बाद हमें दोबारा से उसको ऑटोक्लेव करना होता है। उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कलर कोडेड बिन्स एंड नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग एंड नीडेड कटर एट पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। आपके पास 4 तरह के बिन्स अवेलेबल होने चाहिए, लाल, पीला, नीला और सफ़ेद। इसमें नीला और सफ़ेद पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है। उसके ऊपर बायोहजार्ड साइन होने चाहिए। जो हमारी बायोमेडिकल वेस्ट की जो बकेट्स होती है वो फुट ओवर हेड होनी चाहिए। जो आप बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं उसका तरीका होता है, जो लाल होता है उसमें लचीला सामान आता है, प्लास्टिक का सामान, ट्यूब्स वगैरह आती है। जो हमारा पीला सामान होता है उसमें हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, पीले से पसीला, उससे समझ लीजिए आप। और फिर हमारा जो नीले से नुकीला जो कांच का सामान होता है, साबुत कांच है, टूटा कांच, वो हमारा नीले में आना चाहिए। और जो शार्प है, जो सफ़ेद से सुई होती है जिसको लग के खून चल सकता है, जो शार्प होता है, वो हमारा वाइट पंचप्रूफ कंटेनर में डालना होता है हमें। उसके बाद चेक पॉइंट आता है चेक देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ द बायोमेडिकल एंड जर्नल वेस्ट। हमें मिक्सिंग नहीं करनी, जो हमारे जर्नल वेस्ट होता है और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको हमें अलग अलग रखना होता है। जर्नल वेस्ट में जो हमारा सूखा कचरा होता है वो हमें नीले में डालना होता है, जो हमारा गीला कचरा होता है वो हमें हरे डस्टबिन में डालना होता है। अगला चेक पॉइंट आता है डिस्प्ले ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का प्रॉपर आपके पास IC होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में वो अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। जहाँ पर आप बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हो वहीं पे आपकी IC अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है HWC डेजिग्नेटेड एरिया फॉर स्टोरेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे आपको बकेट्स रखनी है।
कुछ बकेट्स जहाँ पे जनरेशन होता है वहाँ रखनी है आपको, लाल, पीली, नीली और सफ़ेद। और हॉस्पिटल के बाहर कॉरिडोर में आपको दोबारा से बकेट्स रखनी है। जहाँ जनरेशन होता है वहाँ तो रखनी है, बाहर भी रखनी है आपको कॉरिडोर में, वहाँ भी आपको लाल, पीली, नीली और सफ़ेद बकेट रखनी है। और जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो 48 घंटे में वहाँ से उठ जाना चाहिए, और वहाँ भी आपको बायोहैज़र्ड साइन लगाना है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है चेक पॉइंट, डिसइंफेक्शन ऑफ ब्रोकन एंड डिस्कार्डेड ग्लासवेयर इज़ डन एज़ पर रिकमेंडेड प्रोसीजर। जो भी आपका डिस्कार्डेड ग्लासवेयर होता है, जो टूटा फूटा होता है, उसको आपको ट्रीट करना आता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है शार्प वेस्ट इज स्टोर्ड इन पंक्चर प्रूफ कंटेनर। जो आपका शार्प वेस्ट होता है वो आपको वाइट कलर के पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है, और जब वो 3/4 भर जाता है तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट वाले को देना होता है, जिससे भी आपका कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद हमारे चेक पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड स्टाफ इज अवेयर व्हाट टू डू इन सच कंडीशन। जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, जैसे नीडल स्टिक इंजरी होती है, उसका प्रॉपर तरीका आपको आना चाहिए। जब भी कोई नीडल स्टिक इंजरी होती है, गलती से सुई आपकी लग जाती है पेशेंट के इंजेक्शन लगाने के बाद, तो उसके बाद पेशेंट के टेस्ट कराने होते हैं HIV और HbA पेशेंट को 6 हफ्ते बाद दोबारा बुलाना होता है, क्योंकि जो HIV का जो विंडो पीरियड होता है एंटीबॉडी बनने का वो 6 हफ्ते होता है। पेशेंट का दोबारा से टेस्ट कराना होता है HIV। और अगर खुदा न खास्ता नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपको ART सेंटर आना होता है, जो आपके ज़िले में बना हुआ होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी हैज़ प्रोविजन फॉर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका आंसर होता है लिक्विड वेस्ट इज मेड सेफ बिफोर मिक्सिंग विद अदर वेस्ट, ऑन साइट प्रोविजन लिक्विड वेस्ट डिसइंफेक्शन सेटअप। जो भी आप अपनी स्लाइड्स वगैरह क्लीन करते हो, जो आप EDTA ऑयल में सैंपल लेते हो, जब उसको आपको क्लीन करना होता है, उसके लिए आपको लिक्विड वेस्ट बनाना होता है, जिसको हम ETP बोलते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। उसमें जो हमारा वॉश बेसिन का कनेक्शन है एक बकेट से जाके मिलता है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं अगर उसमें 5 लीटर हमारा वेस्ट बन रहा है तो हमें उसमें 5 लीटर में 1 लीटर में हमें डालने होते हैं 6 चम्मच, तो 5 लीटर में हम डालेंगे 30 चम्मच। उसको आधे घंटे के लिए रख के डिसइंफेक्ट करके फिर हमें उसको ड्रेन आउट करना होता है। अगला चेक पॉइंट फिर हमारा आता है चेक फैसिलिटीज़ मर्करी फ्री। हमारी जो फैसिलिटी है उसमें हमें एक IC लगानी है कि हमारे पास कोई मरकरी का सामान नहीं है, और आपको कोई भी मरकरी का इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मामीटर या BP इंस्ट्रूमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक रखना है, मरकरी का नहीं रखना है। और आपको एक मरकरी मैनेजमेंट किट भी बनानी है, मरकरी स्पिल को मैनेज करने के लिए। अगर खुदा न खास्ता मरकरी स्पिल हो जाती है तो मरकरी स्पिल को हम मैनेज करने का तरीका होता है, हमारे पास एक किट होती है। सबसे पहले हम सारी खिड़कियाँ ओपन कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जो अंदर होते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं। हम PPE पहनते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्हें उतारते हैं। PPE पहनने के बाद सबसे पहले हम जो मरकरी होती है उसको, मरकरी मैनेजमेंट किट होती है, उसमें एक कंटेनर होता है, उसमें आधा पानी डालना होता है। सबसे पहले उसको गत्ते से इकट्ठा करके उस डब्बे में डालना होता है जिसमें आधा पानी होता है। उसके बाद उसको सिरिंज से उठा के मरकरी को उसमें डालना होता है। उसके बाद जो मरकरी बच जाती है उसको हम माइक्रोपोर टेप से उठा के डालते हैं। उसके बाद अगर फिर भी उसके अंदर मान लो टाइल्स के बीच की रेखों में मरकरी रहती है, तब हमें जो वाइट सीमेंट होता है उसके अंदर भरना होता है और 72 आवर्स के लिए उसको छोड़ना होता है। और जो भी हमारा मरकरी इकट्ठा होता है और जो हमारी PPE होती है उसको एक जिप वाले बैग में डाल के हमें जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले होते हैं उनको हैंड ओवर करना होता है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है डिस्पोजल ऑफ जर्नल वेस्ट। जो हमारा जर्नल वेस्ट है उसका प्रॉपर से सही से डिस्पोजल होना चाहिए, हरे बिन में और नीले बिन में। हरे में जाएगा गीला कचरा और नीले बिन में जाएगा हमारा सूखा कचरा। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है HWC वेस्ट इज कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू क्लोज कंटेनर एंड बैग। जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो वो आपके जो CBWTF होता है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी होती है आपके अस्पताल से, जो वो आपका वेस्ट जाता है वो क्लोज कंटेनर ट्रॉली में जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है HWC हैज़ फैसिलिटी फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें सेम वही है, आपको इसका आंसर होता है HWC हैव वैलिड कॉन्टैक्ट विद CTF फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड एज फैसिलिटी शुड हैव डीप बरियल पिट एंड शार्प पिट विद इन प्रीमाइसेस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी।
अगर आपका बायोमेडिकल वेस्ट प्रॉपर आपके यहाँ से उठ के नहीं जा रहा है तो आपके आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डीप बेरियल पिट और शार्प पिट बना हुआ होना चाहिए, और जो आप डीप बेरियल पिट बनाते हो उसका अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम प्रेस्क्राइब ऑथोरिटी एंड मीट द स्पेसिफाइड नॉर्म्स। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी मैनेज रिसाइकलेबल वेस्ट एज पर अप्रूव्ड प्रोसीजर। उसका आंसर होता है फैसिलिटी हैंड ओवर द प्लास्टिक वेस्ट टू रजिस्टर्ड वेंडर थ्रू BPSC और CSC। आपको अपनी CSC के थ्रू जो भी आपका जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो उसको हैंड ओवर करना होता है अप्रूव्ड प्रोसीजर के द्वारा। एक वेंडर उसको जो हमारा फैसिलिटी मैनेज रिसाइकलेबल वेस्ट एज पर अप्रूव्ड प्रोसीजर, जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है उसका जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो हमें रजिस्टर्ड वेंडर को हैंड ओवर करना होता है थ्रू CSC। जो हमारा लास्ट चेक पॉइंट होता है वो आता है नो बर्निंग ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ वेस्ट विद इन एंड आउटसाइड ऑफ HWC हेल्थ और वेलनेस सेंटर। कोई भी जो आपका वेस्ट होता है उसको आपको ना तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर जलाना है, ना ही उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर जलाना है। आज के लिए आज हमने टोटल डिस्कस करा इन्फेक्शन कंट्रोल, जो हमारे 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम। आज हमने 6 नंबर का जो एरिया ऑफ कंसर्न होता है इन्फेक्शन कंट्रोल वो डिस्कस करा है। अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।